नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे दुनिया भर की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर होता है दुनिया के हर देश पर। और हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसका करते हैं पोस्टमार्टम भी। और इस बुलेटिन में हम आपको खबरों के हर पहलू से करवाएंगे रूबरू और बताएंगे क्या कुछ है आज आपके लिए खास। तो वर्ल्ड नाउ में आज हम जिन खबरों पर बात करने वाले हैं वो है दुनिया में नौ जंग करवाने या रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के दावे की। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है, इस बीच 3 दिनों का सीजफायर का ऐलान हो गया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भाई शुक्रवार को रूस और यूक्रेन के बीच में 9 से 11 मई तक 3 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा है कि इस दौरान सभी सैन्य गतिविधियां रोकी जाएंगी और दोनों देश एक दूसरे के 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली भी कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि उम्मीद है कि ये लंबे, घातक और कठिन युद्ध के अंत की शुरुआत साबित होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि संघर्ष समाप्त करने के लिए चल रही बातचीत में लगातार प्रगति हो रही है। हालांकि मॉस्को और कीव पहले भी एक दूसरे पर अलग अलग घोषित युद्ध विरामों के उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं। अब ऐसे में संघर्ष विराम के पालन को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर बनी हुई है। इस सीजफायर के ऐलान के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वो अब तक 9 अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष खत्म कराने में भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब उनकी कोशिश है रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की और वो इसे अपनी 10वीं शांति पहल बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई न्यूज एजेंसीज के अनुसार जो दावे किए जा रहे हैं, व्हाइट हाउस से वर्जीनिया रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा है कि ये युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद सबसे खतरनाक संघर्ष बन गया और हर महीने हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में ट्रंप अभी तक दुनिया में 9 जंग रुकवा चुके हैं, जो खुद दुनिया में विध्वंस का सबसे बड़ा गुनहगार है। उसका दावा है कि वो दुनिया में अमन का सबसे बड़ा पहरेदार है। ये बात फिलहाल तो गले नहीं उतरती। ऐसे में ट्रंप के दावों की पड़ताल क्या है, बताएंगे आपको। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे ईरान के उस दावे की जिसमें उसने कहा है कि अमेरिका उसे कमजोर मानने की भूल बिल्कुल भी ना करे। ईरान ने अमेरिका को एक बार फिर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वो किसी भी हालत में झुकने वाला नहीं है। इस दौरान ईरान ने यह भी दावा किया कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है और उसकी मिसाइलों का स्टॉक 120% तक बढ़ गया है। शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान की मिसाइल पावर और लॉन्चर्स की संख्या काफी बढ़ गई है। अराक्ची ने अमेरिका पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अराक्ची ने लिखा है कि जब भी मेज पर कूटनीतिक समाधान निकल रहा होता है, अमेरिका एक लापरवाह सैन्य दुस्साहस का विकल्प चुनता है। क्या ये दबाव बनाने की घटिया चाल है या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को एक बार फिर किसी दलदल में धकेलने की कोशिश? आखिर क्या है इसकी हकीकत, बताएंगे आपको कि आखिर अराक्ची जो दावे कर रखे हैं उनका आधार क्या है। क्या सीजफायर के दौरान वाकई में ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता को और भी ज्यादा घातक बना लिया है। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे दुनिया पर नए खतरे की जो कोरोना से भी ज्यादा घातक नजर आ रहा है। हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम से मृत्यु दर 40 से 50% तक हो सकती है। फिलहाल इस बीमारी का कोई विशेष एंटीवायरस इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मरीजों को मुख्य रूप से सपोर्टिव केयर दिया जाता है जो ऑक्सीजन थेरेपी और गहन चिकित्सा देखभाल या ये कहा जाए कि उसी पर ही आधारित है। दरअसल डच क्रूज जहाज एमवी हॉन्डियस पर हंटा वायरस फैलने की खबर ने दुनिया को चिंता में डाल दिया। इस जहाज पर कुल 149 लोग फंसे हैं। खबरें हैं कि इनमें से 2 भारतीय क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं और इस जहाज को ओशन वाइड एक्सपेडिशंस कंपनी चलाती है और ये फिलहाल अफ्रीका के कैप वर्डे के पास में लंगर डाले हुए खड़ा है। लोग क्वारंटीन किए गए हैं और ये जहाज पर हंटा वायरस फैलने से अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मरने वालों में एक डच दंपति और एक जर्मन यात्री भी शामिल है और एक गंभीर रूप से बीमार यात्री को फिलहाल इलाज के लिए साउथ अफ्रीका भी भेज दिया गया है एयरलिफ्ट करके। बाकी के जो संक्रमित हैं उनका इलाज और निगरानी भी चल रही है। अब ऐसे में क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा, क्या फिर से मास्क पहनना होगा? अटलांटिक क्रूज शिप पर फैले हंटा वायरस को देखकर अब लोगों के मन में इसी तरह के सवाल हैं। इस वायरस से जो मौतें हुई उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये, क्या वायरस कोविड-19 की तरह फैलेगा?
इस खबर का एक एक पहलू आपको बताएंगे। तो आइए चलिए करते हैं शुरुआत वर्ल्ड नाउ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो अब तक 9 बार अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष यानी कि युद्ध को रुकवाने में, खत्म कराने में अहम भूमिका निभा चुके हैं, जो अक्सर वो ये दावे करते हैं पीस प्राइज पाने के लिए। अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब उनकी कोशिश है रूस यूक्रेन युद्ध को पूरी तरह से रोकने की, समाप्त करने की, और वो इसे अपनी 10वीं शांति पहल बनाना चाहते हैं। दरअसल कई न्यूज एजेंसीज दावा कर रही हैं, व्हाइट हाउस से वर्जीनिया जब वो रवाना हो रहे थे तो उसके पहले ट्रंप का कहना है कि ये जो युद्ध है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक संघर्ष बन गया है और हर महीने हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 9 से 11 मई तक रूस और यूक्रेन के बीच में 3 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया। अब उन्होंने ये भी बताया है कि इस दौरान दोनों देश किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, साथ ही दोनों पक्ष 1,000 कैदियों की अदला बदली भी करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनकी अपील पर सीज फायर के लिए सहमत भी हो गए हैं और बाकायदा संकेत दिए गए हैं कि अगर हालात ठीक रहे तो इस अस्थायी युद्ध विराम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सोचिए कितनी हंसी आती है जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने जंग रुकवाई, जब वो जंग रुकवाने की बात करते हैं और शांति के सबसे बड़े खिदमतगार होने का दावा करते हैं। दुनिया में खुद को अमन का पहरेदार वो साबित करने पर तुले हुए हैं। जिस ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मचा दी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़े गंभीर संकट में डाल दिया, वही डोनाल्ड ट्रंप जब ऐसी बातें करते हैं तो उनके मुंह से अमन चैन की बातें सुनकर वाकई में लोग हंसने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान को एटम बम का डर दिखा रहे हैं, उसे अपनी शर्तों पर जंग खत्म करने पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट में फैली जंग की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती हुई नजर आती है और वो ट्रंप दुनिया में 9 जंग रुकवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में आग में घी का काम कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, उनकी आदत है ये पुरानी। जब उनके दावों की पड़ताल की जाती है तो हकीकत सामने आ जाती है और ट्रंप फिर मुंह छिपाते हुए फिरते हैं। ट्रंप का ये दावा कितना हवा हवाई है उसके कई सबूत हैं। अब समझिए, रूस यूक्रेन जंग को ही ले लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही अपनी तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन इस ऐलान के बावजूद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अब तक रूस और यूक्रेन की तरफ से इस समझौते की औपचारिक पुष्टि की ही नहीं गई। इससे पहले भी दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने के आरोप लगाते रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मैंने यहाँ पर सीज फायर करा दिया, लेकिन रूस और यूक्रेन कह रहे हैं कि हमने तो कभी सहमति दी ही नहीं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बीच में पुतिन ने अचानक से एक ऐसी चेतावनी जारी की जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। रूस यूक्रेन सीज फायर पर सस्पेंस किस तरह से बरकरार है वो भी आइए आपको बताते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच में सीज फायर का ऐलान कर दिया। 9 से 11 मई तक सीज फायर के ऐलान का जिक्र यहाँ पर है। रूस और यूक्रेन ने अभी तक सीज फायर की पुष्टि ही नहीं की, भले ही डोनाल्ड ट्रंप हर जगह पर पोस्ट कर कर मुनादी कर रहे हो कि उन्होंने रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम करवाया है 3 दिन का। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बीच में पुतिन का नया फरमान आ चुका है, कीव से सभी विदेशी दूतावास खाली करवा दिए जाएं, ये फरमान दे दिया। अब 9 मई को रूस के विक्ट्री डे पर बड़े हमले की तैयारी नजर आती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी लगातार तीखे तेवर दिखा रहे हैं। रूस की हर हरकत का करारा जवाब देने की बात एक तरह से उनके माध्यम से की जा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, आधे से ज्यादा तो उनके दावे हवा हवाई हैं। उनकी बातों का सबसे ताजा नमूना रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर का ऐलान ही है। ऐसा ऐलान कि जिसके बारे में जो ऐलान ही उनमें है, गहरा अविश्वास जता देता है। दरअसल ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही खुद को शांति का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करने की कोशिश में जुटे हैं और इसके लिए पूरी दुनिया के सामने खुद को नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार होने का भी लगातार दावे करते हैं। और ये अलग बात है कि लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार अभी तक मिला ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के जो ताजा बयान सामने आए हैं वो इसीलिए भी गंभीरता से उसको कोई नहीं लिया जा सकता क्योंकि उनकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है। अब डोनाल्ड ट्रंप उन सभी दावे जो हमेशा करते हैं उनकी भी पड़ताल कर लेते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के दावे और हकीकत में कोई तालमेल नजर ही नहीं आता।
यानी ट्रंप जिन जंगों को रुकवाने की बात करते हैं वो पूरी तरह से हवा हवाई है, वहां पर अभी तक स्थायी तौर पर शांति हुई ही नहीं। सबसे पहले बात कर ली जाए इजराइल और ईरान के बीच की। जून 2025 की जंग की बात करें, जो 12 दिनों तक ये जंग चली थी इजराइल और ईरान के बीच में। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रुकवाने का दावा किया, जबकि असलियत ये थी कि अमेरिका भी इस जंग में शामिल रहा है, ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करता रहा है। 12 दिनों के बाद में सीज फायर तो हुआ, लेकिन जंग का खतरा बना रहा। और हुआ ये कि इसी साल शुरुआत में फरवरी के आखिरी दिन यानी 28 फरवरी 2026 को ये आग भड़क उठी, जो अभी तक जारी है। कैसे ईरान इजराइल जंग पर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल 13 जून 2025 को इजराइल ईरान के बीच में जंग की शुरुआत हुई। इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर बमबारी कर दी थी। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पुष्टि की गई, नेतन्याहू ने हमले की जानकारी दी और ईरान ने इजराइल पर उसके बाद में कई जवाबी हमले भी कर दिए, मिसाइल गिराकर। अमेरिका ने भी ईरान के तमाम परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, दावा किया जाता है। लेकिन उसके कुछ समय बाद 23 जून को पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का दावा किया और यह दावा किया कि भाई उन्होंने जंग रुकवा दी है इजराइल और ईरान के बीच में। जंग रुकने के बाद आयतुल्ला अली खामनेई ने जीत का दावा किया और फिर हुआ ये कि इजराइल ने फिर से हमले करने की चेतावनी दे दी। और फिर इस साल फरवरी के आखिरी दिन यानी 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल का ईरान पर बड़ा अटैक हो जाता है। ऐसा हमला कि इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया गया। ईरान ने भी उसके बाद में जवाबी पलटवार किया। जवाबी पलटवार में इजराइल में या मिडिल ईस्ट में जगह जगह अलग अलग जगहों पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। 8 अप्रैल 2026 को दोनों पक्षों के बीच में सीज फायर हुआ है। सीज फायर के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टकराव लगातार देखने को मिला। अब एक बार फिर से दोनों पक्षों ने हमले शुरू कर दिए हैं। और जानते हैं सबसे अहम बात क्या है कि ये जो पूरी लड़ाई थी, ये लड़ाई तो थी इजराइल और ईरान की, लेकिन इसमें बड़ा चेहरा है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप, उन्हीं के ही निर्देश पर ईरान में हमले किए गए, घेराबंदी की गई, सीज फायर का दावा करते हैं, हमले कर देते हैं, सीज फायर खुद तोड़ देते हैं, प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू कर देते हैं, 2 दिन बाद बंद कर देते हैं। बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये एक तो इजराइल और ईरान के बीच का ट्रंप का पहला झूठ आपको बता दिया। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये झूठ बोलते रहे हैं कि उन्होंने जंग रुकवाई। भारत पाकिस्तान का ही जिक्र कर लिया जाए, जंग को लेकर भारत पाकिस्तान पे बड़े बड़े झूठ बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में पाकिस्तान ने कायराना हरकत को अंजाम दिया और हिंदुस्तान ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर, पाकिस्तान पर भीषण प्रहार किया, पाकिस्तान त्राही त्राही कर उठा और सीधे गुहार लगा दी। भारत ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन इस सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ये जो सीज फायर है दरअसल ये उनके कहने पर हुआ। पाकिस्तान ने तो ट्रंप का शुक्रिया भी कर डाला और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश भी कर डाली। ये पाकिस्तान ही कर सकता है, लेकिन भारत ने ट्रंप की मध्यस्थता की बात को सिरे से खारिज कर दिया। पहले विदेश मंत्रालय और फिर संसद में बहस के दौरान खुद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ किया कि सीज फायर में किसी भी देश ने कोई भूमिका नहीं निभाई है। यानी यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश हो गया। ये तो डोनाल्ड ट्रंप का झूठ नंबर 2। एक बार आपको विस्तार से बताती हूँ। भारत पाकिस्तान के बीच में जब जंग हुई 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पाकिस्तान की कायराना हरकत जब सामने आई थी, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। 6 से 7 मई की रात तक पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर बड़े हमले किए गए। पाकिस्तानी पलटवार के बाद में भारत का और भीषण प्रहार हुआ और इस प्रहार में पाकिस्तान में तबाही मचाई है भारतीय सैनिकों ने। 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 13 फाइटर जेट खत्म कर दिए। पाक में सैकड़ों आतंकवादी और उनके करीबी मारे गए हैं। 100 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। ताबड़तोड़ हमले के बाद में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और पाकिस्तान गुहार लगाने लगा कि बंद कर दो, अब ये हमले और नहीं झेल सकता पाकिस्तान। और उसके बाद में हिंदुस्तान ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उस पर दावा किया गया अमेरिका की मध्यस्थता से सीज फायर हुआ।
पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा तक कर दिया और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश भी कर दी। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से क्लियर कट इनकार किया कि जो हिंदुस्तान का एक्शन था उसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी और ये सीधे सीधे नकारा है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसको लेकर संसद में बयान दिया। दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा। भारत किसी की मध्यस्थता नहीं स्वीकार करेगा, ये क्लियर कट भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कहा है। और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भाई उन्होंने आर्मेनिया, अजरबैजान, इन सब के बीच में सदियों पुरानी जंग भी खत्म करवा दी है और दोनों देशों के बीच में स्थायी शांति समझौता भी करा दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों देशों ने कहा है कि वो किसी भी समझौते के तहत नहीं बल्कि अपनी जनता की इच्छा अनुसार आगे बढ़ेंगे। आइए झूठ नंबर 3 बता देती हूँ डोनाल्ड ट्रंप का। जो तीसरा झूठ है वो आर्मेनिया और अजरबैजान जंग से जुड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में सदियों पुरानी जंग हमने रुकवाई है, हमने समझौता करवाया है, दोनों देशों के बीच में स्थायी शांति समझौता करवाया है। आर्मेनिया और अजरबैजान की भी बात कर लीजिए जरा, अपनी जनता की इच्छा अनुसार आगे बढ़ेंगे, आर्मेनिया और अजरबैजान कह रहे हैं। ईरान और रूस ने भी समझौते पर एक तरह से आपत्ति जताई है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे किए गए। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया जून 2025 में व्हाइट हाउस में डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो और रवांडा में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद इलाके में हिंसा और तबाही खत्म हो गई। जबकि हकीकत ये थी कि दोनों पक्षों के बीच में तनाव अभी भी जारी है। दोनों समझौतों का उल्लंघन कर सीमा पर सेना जुटाने का आरोप लगाते रहे हैं। चौथा झूठ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो और रवांडा का, जैसे हम बात कर रहे हैं जून 2025 में व्हाइट हाउस में शांति समझौतों पर हस्ताक्षर की बात, समझौतों के बाद क्षेत्र में हिंसा और तबाही खत्म। ये ट्रंप का कहना है, लेकिन असलियत यह है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए समझौते के उल्लंघन और सीमा पर सेना जुटाने का आरोप है। दोनों पक्षों के बीच तनाव अभी भी जारी है। ठीक इसी तरह से कंबोडिया और थाईलैंड की जंग को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, जो कि झूठा साबित हुआ है। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के व्यापार बंद करने की धमकी देकर बातचीत के लिए मजबूर किया, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई इससे पूरी तरह से तर है। डोनाल्ड ट्रंप का झूठ नंबर 5 आपको बता देते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में आखिर हुआ ये, दोनों देशों के बीच में तनाव था। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि व्यापार बंद कर दिया जाएगा अगर जंग को नहीं रोका गया। ये दावा है, दोनों देशों की बातचीत के लिए मजबूर किया है मैंने, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन इसकी भी हकीकत जान लीजिए, आखिर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे की हकीकत क्या है। दोनों देशों के बीच में मलेशिया में बैठक हुई है, ना कि वॉशिंगटन डीसी में। दोनों देशों के बीच में बाकायदा युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देश समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और कभी भी यहां पर दोनों देशों के बीच में संघर्ष भड़क सकता है, ये भी दावा एक तरह से किया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो यहां पर भी फेल हो गए। यही बात मिस्र और इथोपिया के मामले में भी है, जहां नील नदी पर बांध को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है और यही इसी तरह का दावा डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच में एक तरह से समझौता करवाया। डोनाल्ड ट्रंप का झूठ नंबर 6 जल्दी से आपको बता देते हैं। मिस्र और इथोपिया आखिर क्या कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? दोनों देशों के बीच में नील नदी पर बांध को लेकर तनाव बहुत लंबे वक्त से था। अब हुआ ये कि दावा ये किया जाता है कि इथोपिया का जो ग्रैंड इथोपियन रेनेसा बांध है वो तैयार किया गया। मिस्र ने पानी की हिस्सेदारी पर चिंता जता दी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बीच ये दावा पेश कर दिया कि अमेरिका इस विवाद को सुलझा लेगा। दोनों देशों के बीच में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप कई लंबे वक्त से ये एक तरह से सब्ज़बाग दिखाते रहे हैं। अब इसी तरह से 27 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे, उन्होंने सर्बिया और कोसोवो के बीच में भी दुश्मनी फैलने से रोकी है। दोनों देशों के बीच में लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, जिसकी जड़ें 1990 के दशक तक जाती हैं। हाल के वर्षों में ये तनाव और बढ़ा, लेकिन सच्चाई ये है कि सर्बिया और कोसोवो ने ना तो एक दूसरे से वो लड़ाई लड़ी है और ना ही गोलीबारी हो रही है, और इसीलिए ये कोई ऐसा युद्ध है ही नहीं जिसे समाप्त किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप का झूठ नंबर 7 क्या है? सर्बिया कोसोवो को लेकर 27 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया सर्बिया और कोसोवो के बीच में दुश्मनी फैलने से रोकने का दावा किया, लेकिन सच्चाई जैसा मैंने अभी आपको बताया, दोनों देशों के बीच में कोई जंग चल ही नहीं रही। अरे जब जंग ही नहीं चल रही तो कौन सी जंग को रुकवा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? या ये कहा जाए जंग का आगाज करवाते हैं फिर रोकने का दावा करते हैं।
अब इजराइल और हमास संघर्ष का भी आइए जिक्र कर लेते हैं जल्दी से। ग्राफिक्स के साथ में आपको बताते हैं किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावे किए हैं। दरअसल अक्टूबर 2023 से जो आगाज हुआ था इजराइल हमास संघर्ष का, उसमें 2023 से शुरू हुआ संघर्ष अभी भी जारी है, जिससे मध्य पूर्व में गंभीर मानवीय संकट बना हुआ है। हालिया खबरें जो आई उसके अनुसार गाजा में विस्थापित शिविरों में स्वास्थ्य स्थितियां बदतर हो गई। इजरायली सेना के हवाई हमले अभी भी जारी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा करते हैं कि भाई हमास पूरी तरह से हथियार छोड़ने को तैयार है, लेकिन हमास का कहना है कि वो किसी भी हालत में हथियार डालेगा ही नहीं। बार बार यही डोनाल्ड ट्रंप शांति समझौते का दावा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने सब कुछ ठीक करा दिया। ट्रंप का दावा है हमास हथियार छोड़ने को तैयार है, लेकिन हमास कह रहा है हथियार हम डालने वाले ही नहीं हैं। गाजा में भोजन, पानी और चिकित्सा की भारी कमी हो गई है, उस पर जरा बात कर लो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उस पर कुछ नहीं कहते क्योंकि उसमें उनको कोई फायदा ही नजर नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप और उनके झूठ, इसकी एक लंबी फहरिस्त है, चोली दामन का साथ है। ये मान के चलिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ पर झूठ कहते हैं, झूठ पर झूठ कहते हैं, लेकिन वो हर बार एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए, हर बार एक्सपोज होने के बाद भी एक नया झूठ लेकर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं। और यही कारण है कि यूक्रेन और रूस के बीच में सीजफायर को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया उस पर शायद ही कोई यकीन करे। और वैसे भी ट्रंप अपने झूठे बयान और अनाप शनाप कारनामों से अमेरिका की सुपर पावर इमेज को बड़ा धक्का पहुंचा चुके हैं और आने वाले दिनों में इसे जारी भी रखेंगे। ऐसा पूरी तरह से फिलहाल नजर आता है, ये दावा किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। वर्ल्ड नाउ की अगली स्टोरी, अमेरिका की ताजा बमबारी के बाद ईरान ने एक बार फिर से हुंकार भरी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने देश के मिसाइल भंडार खाली हो जाने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका की ओर से ईरान के मिसाइल भंडार खत्म होने के दावे के अराक्ची ने शुक्रवार को सीधा इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट में लिखा है कि हमारी सैन्य क्षमता पर अमेरिकी एजेंसी CIA की खुफिया जानकारी गलत है। हकीकत यह है कि हमारे मिसाइल भंडार 28 फरवरी से ज्यादा भरे हुए हैं और हम अपने लोगों की रक्षा के लिए 1000% तक तैयार हैं। अब अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा है कि जब कोई कूटनीतिक समाधान सामने आता है तो अमेरिका एक लापरवाह सैन्य दुस्साहस का रास्ता चुन लेता है। क्या ये दबाव बनाने की कोई भद्दी चाल है या फिर किसी बिगाड़ लेने वाले तत्व का नतीजा, जिसने एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता है। ईरानी लोग दबाव के आगे झुकते नहीं हैं, यह सीधे नजर आता है। अब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के लापरवाह सैन्य दुस्साहस को चुनने की कड़ी आलोचना की, क्योंकि एक कूटनीतिक समाधान फिर से सामने आ गया। अराक्ची ने दावा किया कि ईरान की मिसाइल इन्वेंट्री और लॉन्चर क्षमता अब 120% पर पहुंच गई। यह अमेरिकी खुफिया समुदाय के अनुमानों से कहीं ज्यादा अधिक है। इससे पहले अमेरिकी मीडिया में CIA के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह कहा गया कि ईरान की जो सैन्य क्षमता है उसे बुरी तरह से चोट लगी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान की मिसाइलें जल्द ही खत्म हो जाएंगी और यहां तक कि यह भी दावा है कि मिसाइलें दागने के लिए अब ईरान के पास में मिसाइल लॉन्चर्स भी नहीं बचे हैं। लेकिन अब अराक्ची के दावे से अमेरिका की परेशानी पर और भी ज्यादा ये कहा जाए बढ़ सकती है। अमेरिका की पेशानी पर बल पड़ते हुए नजर आते हैं। ईरान के दावे में इसीलिए भी दम लग रहा है क्योंकि जिस तरह से उसने हॉर्मुज में एक बार फिर अपना कंट्रोल बढ़ाया और मिसाइल ड्रोन दाग कर अमेरिका के 3 जंगी जहाजों को अरब सागर तक खदेड़ने में कामयाब हुआ, उससे एक बात तो साफ है, ईरान झुकने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। और पहले भी कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें सीजफायर के दौरान ईरान लगातार अपना मिसाइल भंडार बढ़ा रहा है।
अब ऐसे में अराक्ची का दावा है, पिछली रिपोर्टों की पुष्टि भी कहीं ना कहीं नजर आती है। ईरान ने एक बार फिर से हुंकार भरी है, आपको बताते हैं क्या। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बड़ा दावा कर रहे हैं। बड़ा दावा क्या, हमारी सैन्य क्षमता पर CIA की खुफिया जानकारी जो आई है वो सरासर गलत है, यह अब्बास अराक्ची कह रहे हैं। 28 फरवरी से ज्यादा भरे हैं हमारे मिसाइल भंडार, ये अराक्ची कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो हमले किए उसके बाद से अभी भी मिसाइल भंडार यथावत है, बल्कि और क्षमता बढ़ गई है। अब अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि जो मिसाइल इन्वेंट्री है, लॉन्चर क्षमता है ईरान की, वो अब है 120%। अब्बास अराक्ची के अनुसार ईरान अपनी रक्षा के लिए 1000% तैयार है। अराक्ची के अनुसार अमेरिका पर बातचीत फेल करने का वो आरोप लगा रहे हैं और CIA के हवाले से जो भी रिपोर्ट्स आई, ईरान की सैन्य क्षमता पर जो रिपोर्ट्स थी, वो सारी रिपोर्ट्स बेबुनियाद है। रिपोर्ट में ईरान मिसाइलों के जल्द ही खत्म होने का दावा CIA कर रहा है। मिसाइल दागने के लिए लॉन्चर भी खत्म होने का दावा CIA कर रहा है और ईरान के नए दावों से अब हड़कंप मचना तय है, ये जरूर कहा जा सकता है। अराक्ची लगातार यही बात कहते रहे हैं कि अब ईरान की मिसाइली ताकत, मिसाइल का भंडार, सैनिक क्षमता और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। मिडिल ईस्ट की जंग से एक सच्चाई तो सामने आ गई कि जिस ईरान को अमेरिका, इजराइल ने हलवा समझकर गटक जाने की एक तरह से दिखावा किया था, ख्वाब देखा था, वो ख्वाब तो चूर चूर हो ही गया। ईरान अब अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है, जिसे ना उगलते बन रहा है ना ही निगलते बन रहा है। और इस जंग में ईरान ने अपनी मिसाइलों के दम पर ही अमेरिका को उसकी छठी का दूध याद दिला दिया। उसके सुपर पावर होने का अहंकार चकनाचूर हो चुका है। दरअसल ईरान के पास में है मिसाइलों का जखीरा, जिसमें कई ऐसी मिसाइलें हैं जो बहुत खतरनाक मानी जाती हैं, जो इजराइल के साथ साथ पूर्वी यूरोप तक मार कर सकती हैं। अब ईरानी मिसाइलों ने अपनी मारक क्षमता से इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकन एयर बेसिस पर जो तबाही मचाई, वो उनके घातक होने का बहुत बड़ा सबूत है। कई रिपोर्ट सामने आती हैं, आपको बताती हूँ। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास में है अंडरग्राउंड मिसाइल भंडार, जिसे मिसाइल सिटी कहा जाता है। और ये जो मिसाइल सिटी है वो है जाग्रोस पर्वत श्रृंखला के पास में। सिर्फ इसी जगह नहीं, ईरान में फैले तमाम पहाड़ों के बीच में स्थित एक विशाल और गुप्त सुरंग नेटवर्क है। ये ठिकाने लगभग 500 मीटर की गहराई में स्थित हैं, जो इन्हें पारंपरिक बंकर बस्टर बमों से सुरक्षित बनाते हैं, दावा किया जाता है। और ईरान की जो सीक्रेट मिसाइल सिटी है, ये बड़ी मिस्टीरियस है और लोगों के लिए बड़ा कौतूहल का विषय। आखिर क्या है, आइए आपको बता देती हूँ। दरअसल ईरान के पास में मिसाइल का अंडरग्राउंड भंडार है, यानी कि जो तस्वीरें ऊपर से नजर आती हैं वो तो मात्र ट्रेलर है या 1% है, असली खजाना तो जमीन के नीचे है। मिसाइल का अंडरग्राउंड भंडार जाग्रोस पर्वत श्रृंखला के नीचे विशाल और गुप्त सुरंग नेटवर्क में है। 500 मीटर की गहराई में ईरान का ये मिसाइल ठिकाना बताया जाता है। पारंपरिक बंकर बस्टर बमों से यह पूरी की पूरी जो मिसाइल सिटी है वो सुरक्षित है, ठिकाना सुरक्षित है। हजारों किलोमीटर लंबी मिसाइल ठिकानों की सुरंगें यहाँ पर हैं और सुरंगों में असेंबली हॉल है, फ्यूल डिपोज हैं, कमांड सेंटर्स भी हैं, रोबोटिक्स रेल सिस्टम तक है, ऑटोमेटिक लॉन्चर पैड भी अंदर ही है और सीधे अंडरग्राउंड टनल से इन मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था इस अंडरग्राउंड सिटी में है। शेरग्रो ग्रेनाइट की कठोर चट्टानों के नीचे मिसाइलों का जखीरा ईरान तैयार करके रखा है और यही वजह है कि ये बड़ी ताकत देता है ईरान को। शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों को भी झेलने में ये सुरंगें पूरी तरह से तैयार है। अब आप समझिए, अमेरिका की तरफ से GBU-57 अगर यहाँ पर दाग दिया जाए बंकर बस्टर बम, उन बंकर बस्टर बमों से भी ये सुरंगें पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। इस तरह से ईरान ने तकनीकी तौर पर इन्हें तैयार किया। अब मिसाइल सिटी ईरान की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती है। ये अंडरग्राउंड ठिकाने पहाड़ों के नीचे बने हैं, जहां से बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें कभी भी लॉन्च की जा सकती हैं। ईरान के पास खुर्रम शहर, फतेह 2, सेजिल, इमाद, खैबर, शिकन और शहाब 3 जैसी घातक मिसाइलें हैं जो किसी के भी छक्के छुड़ाने में सक्षम है। और ईरान की जो सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है, जानते हैं वो क्या है? वो है खुर्रम शहर 4। खुर्रम शहर 4 जिसकी ताकत कहीं ना कहीं पूरी दुनिया, अमेरिका खास तौर से मानता है, क्योंकि एक तरफ जब बातचीत हो रही थी इजराइल और ईरान के बीच में ओमान में, तो ईरान ने एक तरफ खुर्रम शहर 4 की झलक दिखा दी
और उसके बाद में हड़कंप मच गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर खुर्रम शहर 4 ऐसी क्या खासियत है इसमें। दरअसल दावा किया जाता है कि ये है हाइपरसोनिक मिसाइल। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक की है, यानी कि अगर इसे तेहरान से लॉन्च कर दिया जाए तो ना सिर्फ इजराइल, ना सिर्फ यूएई, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट, बल्कि अमेरिका या यूरोप के कई हिस्से इस हाइपरसोनिक मिसाइल की जद में आ सकते हैं, रेंज में आ सकते हैं। और इस अगर हाइपरसोनिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 की बात करें तो इसमें मैक 8 यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है। इसको इस रूप से तैयार किया गया है। 1500 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 1500 अगर बात की जाए किलोग्राम, उसका दायरा बहुत ज्यादा हो जाता है, इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। इजराइल के हर कोने तक पहुंचने में सक्षम है और यही तो वजह है नेतन्याहू लगातार थर-थर कांपते हैं खुर्रम शहर 4 से। दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती है ईरान की ये वाली मिसाइल। दूसरे नंबर की भी बात करते हैं। ये तो खुर्रम शहर 4 की बात है, ये सिर्फ एक ही मिसाइल नहीं, ऐसी कई मिसाइलें हैं ईरान की ताकत को बढ़ाती। दूसरे नंबर पर आती है फतेह 2। इसे ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। इसकी रफ्तार है मैक 15 तक और यानी करीब 17,890 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ में चलती है और इसकी ताकत पूरी दुनिया एक तरह से मानती है। जबरदस्त रफ्तार वाली, घातक वार करने वाली है फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। ये ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है। रफ्तार है 15 मैक की, यानी 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये फतेह 2 1400 किलोमीटर की बड़ी रेंज को टारगेट करती है। पलक झपकते ही अपने दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दे। मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोकने में पूरी तरह से नाकाम है, यह भी दावा एक तरह से किया जाता है। और एक और आपको बता देते हैं, तीसरे नंबर पर है सेजिल 2 मिसाइल, जिसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। ये 2 स्टेजेस में सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर मानी जाती है और इसकी जो बड़ी तस्वीर है वो अभी कुछ समय पहले ही नजर आई थी। दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता और ये अपना काम करती चली जाती है। आपको बताते हैं कैसे घातक प्रहार है सेजिल 2 का। सेजिल 2, जिसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है और दावा किया जाता है कि ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इस बैलिस्टिक मिसाइल की अगर बात की जाए तो इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है करीब 2500 किलोमीटर की। लॉन्च करने में मात्र 2 मिनट का वक्त लगता है और मिसाइल सिटी के स्ट्रेटेजिक हथियारों में ये एक तरह से शामिल है। इसके अलावा ये तो अभी आपने सेजिल 2 की बात सुनी, इसके अलावा ऐसी ही एक और मिसाइल है जिसका नाम है शहाब 3। ईरान की सबसे पुरानी लेकिन सबसे भरोसेमंद मिसाइल इसे माना जाता है और ये बड़ी ताकतवर है। 1300 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज को अपने साथ में कवर कर सकती है और ये ईरान की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता की रीढ़ मानी जाती है और ये मिसाइल सिटी का अहम हिस्सा एक तरह से बनी हुई है। बताया जाता है समय समय पर इसे अपग्रेड किया जाता है, भले ही ये बहुत पुरानी ही क्यों ना हो। शहाब 3 सबसे भरोसेमंद, ईरान की सबसे पुरानी लेकिन सबसे खास मिसाइलों में से एक मानी जाती है। 1300 से 2000 किलोमीटर की रेंज की ये मिसाइल और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ईरान की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता की रीढ़ है। मिसाइल सिटी का अहम हिस्सा है। भले ही ये सबसे पुरानी है लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी को वक्त के साथ साथ हमेशा नए रूप में अपग्रेड किया जाता है और ताकि ये और भी ज्यादा घातक बनती रहे। इसके अलावा आइए बढ़ते हैं आगे, एक और मिसाइल के बारे में आपको बताते हैं। ईरान की 5वीं मिसाइल जिसका नाम है जुल्फिकार, जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और करीब 700 किलोमीटर की इसकी रेंज, लेकिन सबसे बड़ी ताकत है बिल्कुल सटीकता से करती है हमला। 10 मीटर के भीतर जुल्फिकार को मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है और खास तौर पर सऊदी अरब, यूएई और इसके आसपास के क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया गया। इसकी भी खासियत आपको बता देते हैं, जिसका नाम है जुल्फिकार। इसकी रेंज बहुत छोटी है लेकिन वार बिल्कुल सटीक है, बहुत घातक है और इस जुल्फिकार ने अभी मिडिल ईस्ट में जमकर तबाही भी मचाई है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। दावा किया जाता है शॉर्ट रेंज के अंदर भी ये 700 किलोमीटर की रेंज को एक तरह से कवर करती है। सबसे बड़ी ताकत, ये बहुत प्रिसाइज्ड इसका हमला होता है, सटीक वार होता है। 2016 से अभी तक ये ऑपरेशनल है और इजराइल में कई जगहों पर इसने अमेरिकी ठिकानों को ध्वस्त किया।
मतलब समझिए ईरान के पास में घातक मिसाइलों का जखीरा है। ये तो आपको कुछ ही चुनिंदा मिसाइलों के बारे में बताया, कई और शॉर्ट रेंज, कई और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, कई ड्रोन की ताकत है जो ईरान को लगातार ताकतवर बनाती है। घातक मिसाइल और ड्रोनों का जखीरा अभी भी ईरान को मजबूती देता है। अमेरिका के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में ईरान इन्हीं ताकतों की वजह से सक्षम है। 28 फरवरी से जो जंग शुरू हुई 40 दिनों तक तो लगातार चली। उस दौरान भी दुनिया ने ईरान की मिसाइलों की ताकत देखी और जब एक बार फिर जंग तेज होने की आशंका नजर आती है तो ईरान अपनी घातक मिसाइलों के साथ पूरी तरह से तैयार है, या ये कहा जाए कि वो अब उन्हें धार देने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन क्या ये जंग कभी रुकेगी और क्या ईरान की ये जो ताकत है उसको अमेरिका और इजराइल समझ रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात को समझेंगे और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की बात होगी? फिलहाल इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली स्टोरी की तरफ। कोरोना महामारी आपको याद होगी, एक ऐसी कड़वी याद जो लोगों को अभी भी दहशत में डाल देती है। कोरोना महामारी की यादों के बीच में अब एक नए खतरे ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी। केप वर्डे के पास में खड़े डच क्रूज जहाज एमवी हॉडियंस पर हंता वायरस फैल गया। एक ऐसा वायरस जो लोगों की जान ले रहा है। ये जो जहाज है इस पर 23 अलग अलग देशों के 149 यात्री सवार हैं। इस जहाज पर मौजूद लोग अब एक खौफनाक सपने का सामना कर रहे हैं। इस बीच जहाज पर मौजूद एक यात्री का भयानक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो जब लोगों ने देखा तो लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। जब वहां की आपबीती, वहां की स्थिति जब इस शख्स ने बताई तो लोगों को लगा कि शायद ये किसी ज़ॉम्बी मूवी का एक तरह से एक फिल्म का एक हिस्सा होगा, लेकिन ये किसी मूवी का हिस्सा नहीं, ये हकीकत है। वहीं इन परिस्थितियों के बाद में WHO ने बाकायदा चेतावनी दी है कि आमतौर पर चूहों से फैलने वाला ये वायरस अब इंसानों में ही फैल रहा है और कहीं ना कहीं दुर्लभ खतरा भी एक तरह से दिखा रहा है। समझिए एक ऐसा वायरस जो जानलेवा बन चुका है। शुरू होता है चूहों से, लेकिन जब इंसानों तक पहुंचता है तो इंसान से इंसान तक पहुंचा देता है और उसके बाद में उसके शरीर में सिम्टम्स बदलने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो हो जाते हैं जानलेवा। कई लोग इसकी जद में आ चुके हैं। हंता वायरस के इस जानलेवा और अचानक हुए हमले में जहाज पर अब तक कुल 7 मामलों की पहचान हो चुकी है। 3 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है, जिसमें एक डच दंपति भी शामिल है और एक जर्मन नागरिक भी मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार हुए करीब 69 वर्षीय ब्रिटिश यात्री को विशेष मेडिकल इवैक्यूएशन की मदद से आगे के इलाज के लिए दक्षिण अफ्रीका भी भेज दिया गया है। जिस रूप में अब दावे किए जा रहे हैं कि ये अभी कई लोग वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हें क्वारंटीन किया गया है, उन्हें ज़मीन पर आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि अगर वो आते हैं उनके जो भी कांटेक्ट में आएगा ये वायरस फैलता चला जाएगा। इसीलिए अब दावा किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को यहाँ पर ही रोका जाए। इस जहाज पर फंसे यात्रियों का दर्द और खौफ बयां करते हुए एक वीडियो सामने आया है। एक युवक के तौर पर यह वीडियो जारी किया गया। युवक कह रहा है कि हम सिर्फ एक खबर नहीं है, हम सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, हम लोग हैं जिनके परिवार हैं, जिनका घर पर लोग इंतजार कर रहे हैं। उस शख्स ने कहा कि यहाँ पर बहुत अनिश्चितता है और सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ है हम बस सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, फिलहाल साफ जानकारी चाहते हैं और घर वापस जाना चाहते हैं। आगे इस शख्स कहता है कि अगर इस खबर को देखा जा रहा है तो याद रखें कि इसके पीछे असली लोग हैं और ये कोई दूर की जगह पर हो रही घटना नहीं, ये अभी हमारे साथ में हो रहा है। जब मैं और जानकारी दे पाऊंगा तब शेयर करूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ दया चाहता हूं और ये कहा जा रहा है कि दुआ चाहता हूं। आपको सुनाते हैं क्या कहना है उस शख्स का। We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it, and that this isn't something happening somewhere far away. It's happening to us right now. I'll share more when I can, but for now,
I just ask for your kindness and understanding. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home. So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it, and that this isn't something happening somewhere far away. It's happening to us right now. I'll share more when I can, but for now, I just ask for your kindness and understanding. जब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, 21वीं सदी की है, लोग चांद पर जाने की बात या वहां पर घर बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ है ये वीडियो। समझिए इंसान कितना हताश हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि वो उस जगह पर मौजूद है जहां पर हर कोई बस द वॉकिंग डेड के तौर पर नजर आता है। जी हाँ, चलते फिरते ज़ॉम्बीज़ के तौर पर लोग कहीं ना कहीं महसूस करें एक ऐसा दृश्य वायरस जो लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, और उससे इम्पैक्ट होने के बाद में लोग प्रभावित हो रहे हैं और कई लोग धीरे धीरे मौत की नींद सो रहे हैं। अब लोग इसी खौफ में हैं कि आखिर कब क्या हो जाए, क्या हम कभी ठीक हो पाएंगे, क्या कोई उम्मीद नजर आएगी, क्या इस हंता वायरस की कोई वैक्सीन साइंटिस्ट बना पाएंगे समय रहते, या फिर वही कोविड वाली स्थिति एक बार फिर से दुनिया के सामने आने वाली है। आइए आपको समझाते हैं जिस जगह पर लोग फंसे हुए हैं, जिस जगह पर हंता वायरस इस दौरान सबसे ज्यादा लोगों को खौफजदा कर रहा है, आखिर वो जहाज कहां पर है, उसका रूट क्या है, जहाज के लोग किस तरह से दहशत में हैं, क्या आ गए। समझिए, दरअसल ये समझिए अंटार्कटिका, साउथ अटलांटिक का ये पूरा सीन, और ये जहाज जिसकी दहशत है, और ये है अटलांटिक का, अफ्रीका से लेकर अगर अर्जेंटीना की तरफ ये रूट जाता है। अर्जेंटीना का दरअसल यूरेशिया से रवाना हुआ ये MV होंडियस अटलांटिका, ये जो आपको नजर आ रहा है, बेसिकली अर्जेंटीना से इसकी शुरुआत हुई, अंटार्कटिका की तरफ जाता है, लेकिन वहां से रवाना हुआ MV होंडियस अंटार्कटिका के रोमांचक तट पर निकला। जहाज अपने काफी पूरे आगे की तरफ बढ़ रहा था, अंटार्कटिका, साउथ अटलांटिक महासागर का सफर किया, सेंट हेलेना द्वीप यहां पर ये पहुंचा। सेंट हेलेना आइलैंड जो बड़ी अपनी खूबसूरती को एक तरह से सहेजा हुआ है, सेंट हेलेना द्वीप होते हुए ये पहुंचा कैप वर्ड। ये जहाज जैसे ही कैप वर्ड पहुंचा, उसके बाद में यात्रियों को दरअसल आइसबर्ग, समुद्री नज़ारे नजर आने लगे। लोग बड़ी इसकी खूबसूरती को अपनी आंखों की तरफ, आंखों में कैद करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि समझिए ये बड़ा खूबसूरत कैप वर्डो माना जाता है। चारों तरफ यहाँ पर आइसबर्ग, समुद्र की खूबसूरती नजर आती है। 38 लाख रुपए तक एक टिकट की कीमत है। यहाँ पर जहाज पर लोग सवार रहे हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं, और इस शिप पर, इस जहाज पर 170 यात्री और 71 क्रू मेंबर्स हैं। लेकिन इसी बीच सफर जब आगे चल रहा था, सफर के बीच में ही यात्रियों को अचानक से तेज बुखार के सिम्टम्स नजर आने लगे। बीच अटलांटिक के बीच में जब जहाज अपने पूरे लहरों के बीच में आगे बढ़ता हुआ नजर आया, लोगों को बुखार, लोगों को बदन दर्द, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, और जैसे ही सिम्टम्स नजर आए तो उसके बाद में हड़कंप मच गया। बताया गया कि कई यात्रियों के फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत हो गई। शुरुआत में ये फ्लू नजर आया, जिसे पहले तो नजरअंदाज किया गया, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी तीव्रता बढ़ती चली गई तब इसे गंभीरता से लिया गया। हुआ ये कि इसी फ्लू और इसी संक्रमण की वजह से 70 वर्षीय डच यात्री की जहाज पर ही मौत हो गई। मृत यात्री की पत्नी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उस डच यात्री के संपर्क में ही थी, एक ही कमरा साझा कर रहे थे। अब उसके बाद में सिर्फ ये दो ही नहीं, इनके संपर्क में एक ब्रिटिश यात्री भी रहा, उसकी भी हालत बड़ी गंभीर थी। अब हालात ये हुए कि आनन फानन में मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, उस शख्स को आईसीयू में भर्ती किया गया, और उसके बाद से जहाज पर दहशत फैल गई। एक और बात आपको यहाँ पर बताते हैं, जब भी लोग अगर इस तरह से अटलांटिक का सफर करते हैं या फिर जहाज पे किसी लंबे टूर पर जाते हैं, तो बाकायदा कुछ पैरामीटर्स हैं जिनका ध्यान रखा जाता है।
हेल्थ चेकअप के लिए, उसके साथ ही कई बड़ी तैयारियां की जाती हैं व्यक्ति के शरीर को तैयार करने के लिए, क्योंकि बर्फीले इलाके में या फिर पानी के बीच में जिस रूप में जो वहाँ की परिस्थितियां हैं उसके लिए हर एक यात्री के शरीर को तैयार किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे, पूरी तरह से सुरक्षित हो, तभी एक तरह से उसे एंटर करवाया जाता है किसी भी जहाज पर। जब जहाज कैप वार्ड पर पहुंचा तब उम्मीद ये थी कि यात्रियों को नीचे उतार दिया जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। स्थानीय प्रशासन ने क्लियर कट इनकार कर दिया, कोई भी यात्री जहाज से बाहर नहीं आएगा। कारण था संक्रमण फैलने का डर। अब पूरा जहाज समंदर के बीचों बीच तैरती हुई क्वारंटीन जेल बन चुका है। जहाज की कंपनी ओशन वाइड एक्सपेडिशंस ने यात्रियों को बाकायदा चिट्ठियां भेजी, मास्क हर समय पर पहनकर रखें, दूरी बनाए रखें, केबिन से बाहर नहीं निकले, जरूरत हो तभी निकले। लेकिन सवाल था, अगर वायरस फैल चुका है तो क्या सिर्फ मास्क इसका काफी है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये, फिलहाल अभी भी इसको लेकर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अभी भी लोग इसी तरह से बीच जहाज बीच समंदर में क्वारंटीन है। फिलहाल साइंटिस्ट दावे कर रहे हैं कि जल्द ही इसकी दवाई और इसकी वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन लोग अब बस यही दुआ कर रहे हैं कि वो सुरक्षित रहें। आज वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।